Recklessness is a species of crime and should be so regarded on our streets and highways. हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित उज्ज्वल है और आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लीगल प्रोविजंस फॉर रोड एक्सीडेंट्स। तो दोस्तों 2014 में हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट जो कि थे गोपीनाथ मुंडे जी, उनकी डेथ हुई थी रोड एक्सीडेंट के से। एक और फिगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर घंटे इंडिया में, सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इंडिया में हर घंटे 17 लोगों की जान जाती है रोड एक्सीडेंट की वजह से। आई नो बहुत ज़्यादा ही हॉरिफाइंग फिगर है, बट ये चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी होगी। ये जब तक हम लोग या तो हम खुद इस फिगर का पार्ट नहीं बनते या हमारे कोई जानने वाले नहीं बनते, तब तक हम इस चीज़ को सीरियसली लेते ही नहीं हैं। इसीलिए कुछ दिनों पहले की बात है कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने रोड एक्सीडेंट्स को साइलेंट पैंडेमिक का टर्म दिया था। तो दोस्तों अब हम समझ चुके हैं कि हाँ, बहुत ज़्यादा ही सीरियस इशू है और इसको रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम चलते हैं वही अपने ब्रेकडाउन की ओर और जानते हैं कि रोड एक्सीडेंट बेसिकली होता क्या है। तो रोड एक्सीडेंट को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी ऐसे दो रनिंग व्हीकल्स के क्लैश हो, या तो किसी एक रनिंग व्हीकल और एक किसी व्यक्ति के क्लैश को हम लोग बोलते हैं रोड एक्सीडेंट। अगर आपने डेफिनेशन को ध्यान से सुना होगा तो आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि मैंने बोला कि रनिंग व्हीकल्स, यहाँ व्हीकल नहीं बोला मैंने, यहाँ बोला है रनिंग व्हीकल। तो जब तक वहाँ रनिंग व्हीकल नहीं होगा किसी भी एक कहीं पे भी केस में, तब तक उस चीज़ को हम लोग रोड एक्सीडेंट नहीं डिक्लेयर कर सकते। अब आप ये नहीं बोल सकते कि गाड़ी खड़ी हुई थी, आप उससे जाके भिड़ गए और आप वहाँ गिर गए और आपको इंजरी हो गई तो वो रोड एक्सीडेंट हुआ। नहीं दोस्तों, वो रोड एक्सीडेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो व्हीकल थी वो स्टैंडिंग व्हीकल थी, वहाँ पे उसका मूवमेंट नहीं था। तो दोस्तों अब चलिए बढ़ते हैं हमारे जो मेन एक्ट है जिसके अराउंड ये पूरा रोड एक्सीडेंट का ये रिवॉल्व करता है, उसको देखने। वो कौन सा एक्ट है? वो है मोटर व्हीकल एक्ट 1988। अब इसके कुछ मेन प्रोविजंस हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोविजन है कि सेक्शन 3 क्या बात करते हैं कि भाई अगर तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो तुम गाड़ी नहीं चला सकते, तुम्हारे पास कोई अथॉरिटी नहीं होती गाड़ी चलाने की। सेक्शन 4 क्या बोलता है? सेक्शन 4 ये बोलता है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से कम हो उसको हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर रहा हूँ, उसको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। अब सेक्शन 39 से लेकर सेक्शन 65 बात करता है वो प्रोसीजर्स की जो बोलते हैं कि एक व्हीकल के रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। क्योंकि बोला जाता है कि अगर आपको व्हीकल ओन करना है तो आपके उसके रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर को आपको बहुत अच्छे से जानना होगा, वरना उसके बिना आपको गाड़ी नहीं मिल सकती है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि कार एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पे जो ड्राइवर है उसकी ड्यूटी क्या होती है, जो बेसिक ड्यूटी वो क्या होती है? वो सबसे पहली ड्यूटी होती है कि उसको पैनिक नहीं करना है। दूसरी क्या होती है कि उसको पुलिस ऑफिसर का वेट करना है। अब यहाँ जब मैं बोल रहा हूँ कि पुलिस ऑफिसर का वेट करना है, इसका मतलब ये होता है कि जो सिचुएशन है, अगर सिचुएशन उतनी सीरियस नहीं है तो पुलिस ऑफिसर का वेट किया जा सकता है। अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस है और जो पर्सन है जो इंजर्ड हो बहुत ज़्यादा सीवियरली इंजर्ड हो रखा है तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाने की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसकी। अब यहाँ पे ना रोल आता है किस चीज़ का? मनी और पावर का। इंडिया में हर चीज़ इन दो चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व करती है, मनी और पावर। अब इसी को लेके आप, हमारे पास एक एग्जाम्पल है हेमा मालिनी का केस है। उसमें क्या होता है ना कि हेमा मालिनी की जो गाड़ी होती है वो एक दूसरी गाड़ी से क्लैश करती है, एक्सीडेंट होता है, हेमा मालिनी को चोट पड़ती है और दूसरी गाड़ी होती है उसमें भी लोग होते हैं उनको भी चोट पड़ती है। तो जो एम्बुलेंस आती है ना, आप मानिएगा नहीं, वो एम्बुलेंस आती है सबसे पहले हेमा मालिनी को बचाने जाती है, जबकि बाजू वाले कार में, दूसरी जिस गाड़ी में क्लैश होता है उस कार में एक छोटी सी बच्ची होती है जो कि हेमा मालिनी से ज़्यादा सीवियरली इंजर्ड होती है, बट स्टिल उसको कोई मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिलता, लेकिन मिलता किसको? हेमा मालिनी को। क्यों भाई? क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन है सबसे पहली बात, और एक जानी मानी सेलिब्रिटी है। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आया पार्ट पावर का। तो जैसे ही पावर आया वैसे ही सब कुछ, सारा एडमिनिस्ट्रेशन हिल के इधर उधर हो गया। अब दोस्तों एक बात जान लीजिए कि कभी भी अगर कोई कार एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पे सिविल लायबिलिटी भी इवॉल्व होती है और क्रिमिनल लायबिलिटी। अब क्रिमिनल लायबिलिटी में हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो क्रिमिनल लायबिलिटी कहाँ दे रखा है? आईपीसी में दे रखा है। तो आईपीसी के सेक्शन 304A की बात करता है कि कोई भी ऐसा एक्सीडेंट जो किसी भी व्यक्ति के रैश या नेग्लिजेंट एक्ट के थ्रू होता है, रैश या नेग्लिजेंट एक्ट के थ्रू होता है, वो व्यक्ति यहाँ पे अप टू 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन के साथ लायबल होगा। ठीक है। तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन पे आते हैं। वो बोलते हैं कि भाई
बहुत लोगों की यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये सब चीज़ों को कम करने के लिए, क्योंकि ये केसेस बहुत ज़्यादा राइज पे हैं। आज 17 है तो कल 20 भी हो सकते हैं, मानिएगा दोस्तों 20 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो मेन कौन रोल प्ले करता है, वो प्ले करता है ट्रैफिक पुलिस। अगर ट्रैफिक पुलिस अपना रोल ढंग से निभाए ना, तो शायद चांसेस है कि केसेस कम भी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कम हो सकते हैं, कुछ गलत नहीं स्टेटमेंट में। अगर क्योंकि मोस्टली आजकल हर चीज एडमिनिस्ट्रेशन में इतने लूप होल्स है ना, और वो लूप होल्स कवर किससे करते हैं? वो लूप होल्स कवर करते हैं ब्राइवरी से, करप्शन से। यहाँ पे अगर किसी भी पुलिस वाले को अगर माइनर को भी पकड़ता है ना, तो अगर उस माइनर ने उनको कुछ पैसे ऑफर करता है ना, वो एक्सेप्ट कर देता है और उस बंदे को जाने दे देता है, जो कि बहुत गलत है। तो इस चीज के ऊपर भी लॉज बनने चाहिए कि कोई भी जो ट्रैफिक पुलिस अगर वो अपनी ड्यूटी ढंग से परफॉर्म नहीं करता है तो उनके लिए भी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट डिक्लेयर होनी चाहिए, वरना ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क नहीं करता है। दूसरी ड्यूटी है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनको ये चीज़ अपने बच्चों के दिमाग में बहुत अच्छे से डालनी चाहिए बचपन से ही, कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है, उसके साथ कैसे साथ बाई साथ चलना है, वो सब चीज़ें सिखानी चाहिए फ्रॉम द बिगिनिंग। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब कोई एक एक्सीडेंट होता है ना दोस्तों, तो वहाँ पे ना एक भीड़ उमड़ पड़ती है। अब जब भीड़ आती है तो उसमें से 100 लोग होंगे जो कि कैमरा लेके, फोन लेके, बेसिकली अपना फोन लेके वो इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर रहे होंगे, लेकिन उनमें से एक ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कि उस इंसान को, जो कि इंजर्ड पर्सन है, उसको उठा के हॉस्पिटल तक ले जाने की हिम्मत रख सके। सबको डर लगता है कि भाई अगर हम इसमें पड़ गए तो फिर वही कोर्ट कचहरी के चक्कर, पुलिस के चक्कर, इसके चक्कर में कोई आगे नहीं आता। तो ये दोस्तों हमारी मॉरल ड्यूटी होनी चाहिए कि अगर कोई इंसान वहाँ पे आपके सामने इंजर्ड पड़ा है तो उसको सबसे पहले मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, वो किसी भी वे में करो। अगर आप उस जगह पे हो तो आपको ये चीज़ मेक श्योर करना चाहिए कि आपको उस इंसान को मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है। तो दोस्तों यहीं तक हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा।